हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ये हमारा टीपीए पे आखिरी लेक्चर है क्योंकि बस एक ही टॉपिक रह गया, एक्शनेबल क्लेम। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप ये जान लीजिए हम लोगों ने टीपीए सेक्शन 1 से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन से, और ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपने ना देखा हो तो आप इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाके पूरा टीपीए देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में एसआरए पे भी है, ठीक है, स्पेसिफिक जली फैक्ट, उसके अलावा टॉड पे भी है, और भी 2-4 वीडियो हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपके काम की कोई चीज़ हो तो आप जरूर देखें और कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, और अभी भी टीपीए पूरा खत्म होने को आ गया। 60% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे भाई सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग यहाँ देखते हुए आए हैं यहाँ तक, वो तो खैर सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। चलिए, एक्शनेबल क्लेम कहाँ दिया हुआ है? चैप्टर 8 में सेक्शन 130 से 137, यही तो दिया हुआ है। लेकिन सेक्शन 130 से 137 में क्या दिया हुआ है? उसमें ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम दिया हुआ है। एक्शनेबल क्लेम क्या है? देखिए, एक तो चीज एक्शनेबल क्लेम, ठीक है। अब एक्शनेबल क्लेम कुछ है तो उसका ट्रांसफर हो सकता है क्या? तो एक्शनेबल क्लेम क्या है ये देखने के लिए हम लोग को इंट्रोडक्शन, जब मैं सेक्शन 3 पढ़ा रहा था तो उसमें डेफिनेशंस में एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ाई थी। मैंने कहा था ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? तो इसीलिए, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम डेफिनेशन में दिया हुआ है, लेकिन उसका ट्रांसफर कैसे हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये आपका चैप्टर 8 में दिया हुआ है। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें लॉ में जो भी कुछ है ना, वो हम लोग के डेली लाइफ में अप्लाई होता है। ठीक, बस हम लोग को पता नहीं होता इसको क्या कहते हैं। मान लीजिए मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, 2-3 दोस्त हैं मेरे। मान लीजिए अभिनव है और अभिषेक है, ये दो मेरे दोस्त हैं, एक अभिनव एक अभिषेक। तो मान लीजिए मैंने अभिनव से 1000 रुपए उधार ले रखे हैं, ठीक है, या मैंने अभिनव को 1000 रुपए उधार दे रखे हैं। मान लीजिए मैंने अभिनव को 1000 रुपए उधार दे रखे हैं, ठीक है। अब अभिषेक मेरे पास आता है, ये कहता है कि विशाल भाई, अगर आपके पास 1000 रुपए हो तो मुझे दे दीजिए, मुझे काम है, ठीक है। या वो मुझसे अपने ही पैसे मांगता है कि तुमने मुझसे 1000 रुपए लिए थे, मुझे वापस दो, ठीक है। तो मैं उससे क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन मेरे पैसे अभिषेक के पास है, अभिनव के पास है, तुम उससे ले लो जाके, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें? ये क्या हुआ? अरे यही तो एक्शनेबल क्लेम है। क्या मैंने कहा कि मेरा पैसा किसी और के पास है, तुम उससे ले लो, ठीक है। तो यही मेरा जो एक्शनेबल क्लेम था, ठीक है, वो मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया। यही एक्शनेबल क्लेम है, और इसका ट्रांसफर कैसे हुआ मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम क्या है? ऐसा कोई भी क्लेम जिसके लिए मैं कोर्ट के थ्रू एक्शन ले सकूं, वो पैसा वापस लेने के लिए या वो चीज वापस लेने के लिए। क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? कोई भी ऐसा क्लेम जिसके लिए मैं कोर्ट के थ्रू कोई एक्शन ले सकूं उससे लेने के लिए। बस उसमें 2-3 चीजें और ध्यान रखनी पड़ेंगी। जब आप सेक्शन 3 पढ़ेंगे ना तो उसमें 2-3 चीजें दी हुई हैं कि सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम क्या है? कोई भी ऐसा डेप्थ, ठीक है, जो अनसिक्योर्ड हो। डेप्थ 2 तरीके से होते हैं। ए ने बी को 1000 रुपए दिए, या तो फिर 1000 रुपए मैंने ऐसे ही दे दिए उसे, ठीक है, या एक तो मैंने ऐसे ही दे दिया उसे 1000 रुपए, या दूसरा क्या, उसके बदले मैंने कोई सिक्योरिटी ले ली, ठीक है, उसके बदले सिक्योरिटी ले ली, कुछ भी ज्वेलरी ले ली, ठीक है, या हाउस ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया। अगर मैंने सिक्योरिटी ली है तो ऑब्वियसली ये सिक्योर डेप्थ है कि नहीं? सिक्योर्ड है कि नहीं है? कैसे? अरे भाई सिक्योरिटी ले रखी है मैंने, अगर वो मेरे पैसे नहीं देता है तो क्या मुझे नुकसान हो जाएगा? नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए का सोना लेके जाओगे किसी सुनार के पास कि भैया ये मुझे गिरवी रखना है, तो वो 1 लाख के सोने के 70,000 ही रुपए देगा आपको। होता है कि नहीं होता? इतना तो जानकारी होगी आपको। 1 लाख रुपए का सोना होगा तो वो आपको 70,000 ही रुपए देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर आप लेने नहीं आए तो कम से कम मैं फायदे में तो रहूं, है कि नहीं? इसीलिए वो कम रुपए देता है। तो ये क्या होता है? ये सिक्योर डेप्थ होता है। तो एक्शनेबल क्लेम में सिक्योर डेप्थ नहीं आता। अगर भाई साहब आपने किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पे ली है तो वो प्लेज में जाएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो मॉर्गेज में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? फिर तो वो मॉर्गेज हो जाएगा। तो एक्शनेबल क्लेम में क्या होता है? सबसे पहली बात, अनसिक्योर डेप्थ होना चाहिए, जिसके लिए आपने कोई सिक्योरिटी नहीं ली है। मैंने इसे 1000 रुपए दिए बी को, तो इससे कुछ सिक्योरिटी नहीं ली, ठीक है, ये एक्शनेबल क्लेम है, ठीक है। अब क्या है?
अब मान लीजिए सी मुझसे पैसे मांगता है, ठीक है, सी मुझसे पैसे मांगता है ए से। सी कहता है कि भैया मुझे 1,000 रुपए दो। तो ए क्या कर सकता है, ए जो अपना ये क्लेम है बी के ऊपर, बी के ऊपर जो उसका 1,000 रुपए का क्लेम है वो सी को ट्रांसफर कर सकता है कि देखो तुम, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पैसे बी के पास हैं, ठीक है, तो तुम उससे ले लो जाके। ठीक, तो अब क्या होगा, ए की जगह पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा, है कि नहीं। अब वही सारे राइट जो ए के पास थे वो सी के पास आ जाएंगे। ए क्या कर सकता था 1,000 रुपए लेने के लिए, सूट फाइल कर सकता था, है कि नहीं। अब सी भी कर सकता है, ठीक है, सारे काम वो सी कर सकता है जो ए के ऊपर है। सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज जो ए के पास थी बी से रिलेटेड वो सब अब सी के पास आ गई हैं, ठीक, क्योंकि इसने अपना क्लेम ट्रांसफर कर दिया। तो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम होता है कि कोई भी क्लेम जो अनसिक्योर्ड डेप्थ के ऊपर हो, या एक क्लेम टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन ए मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। अब मान लीजिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो मैंने आपको दे रखी है। मान लीजिए मेरा फोन है, मैंने आपको दे रखा है, तो अब ये भी क्या हो जाएगा, एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं है, ठीक है, मेरे पास है तो वो एक्शनेबल क्लेम थोड़े है, फिर तो वो मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर वो मैंने किसी थर्ड पर्सन को दे रखी है, ठीक है, अब अरे मेरी प्रॉपर्टी किसी और के पास है तो उसको वापस लेने का मेरे पास राइट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और के पास है, अगर उसको आपको वापस लेने का राइट है तो फिर वो एक्शनेबल क्लेम है। तो दो चीजें, एक तो अनसिक्योर्ड डेप्थ, है कि नहीं, दूसरा कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो आपके पोजीशन में ना हो, किसी और के पोजीशन में हो, ठीक है, और आपको उससे वो वापस लेने का राइट हो, वो भी एक्शनेबल क्लेम होगा। तो सेक्शन 3 से ये बात समझ में आई। चलिए आप पहले डेफिनेशन क्लॉज में आइए, सेक्शन 3 में एक बार रीड मार लेते हैं। वैसे भी आज ये आखिरी लेक्चर है, टीपीए पर आखिरी है, इसके अलावा हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि और किस पे लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएं। हाँ, एक्शनेबल क्लेम मींस ए क्लेम टू एनी डेप्थ अदर देन द डेप्थ सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या है, कोई भी ऐसा डेप्थ अदर देन ए डेप्थ सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मॉर्गेज रखी है प्रॉपर्टी तो एक्शनेबल क्लेम क्यों होगा, वो तो मॉर्गेज में जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन में भी क्या होता है कि वैसी चीजें जिसके लिए आपने सिक्योरिटी ले रखी हो। और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, तो वह कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, टीपीए क्या करेगा उसमें। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन दी पोजीशन, ठीक, ये तो यही हो गया, ठीक है। द अदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट विच द सिविल कोड रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ, जिसे सिविल कोड ने ग्राउंड फॉर रिलीफ रिकॉग्नाइज किया हो। कहने का मतलब है कोर्ट मानती हो कि हाँ भैया तुम्हारे पास राइट है वो वापस लेने का, ठीक है। अब क्या है, वेदर सच डेप्थ ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट एग्जिस्टेड एक्यूरिंग कंडीशनल और कंटीजेंट। अब चाहे वो डेप्थ जो है कंडीशनल हो, कंटीजेंट हो, एग्जिस्टिंग हो, फ्यूचर हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन। समझ में आया क्या क्या एक्शनेबल क्लेम, ये दो चीजें होती हैं, एक क्लेम टू अनसिक्योर्ड डेप्थ और एक क्लेम टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन ए मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ द क्लेमेंट। क्या नहीं होती, अरे अगर आपने डेप्थ ऑन मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नहीं होगा, प्लेज है, नहीं होगा, हाइपोथिकेशन है, नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए 130 पे, चैप्टर 8। आज यार तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। चलिए आते हैं चैप्टर 8, सेक्शन 130 से 137। ये बताता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। इसकी हेडिंग ही यही बोलती है भाई कि एक्शनेबल क्लेम तो अब आप जान गए क्या है, जान गए कि नहीं, अब इसका ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं। हाँ भैया, वो सारी चीजें जो आपकी एसेट होती हैं, ये एसेट हो गई ना। आज मैं अगर जोड़ूं कि मेरे पास कितना रुपया है तो मैं साथ में ये भी तो जोड़ता हूं कि मैंने कितना किसको दे रखा है। जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो, यार मेरे पास 5,000 रुपए हैं और मैंने 1,000 रुपए अभिनव को दे रखे हैं, 1,000 रुपए अभिषेक को दे रखे हैं, तो मेरे पास 7,000 रुपए हो गए। ऐसा थोड़े होता है कि 5,000 है वो 2,000 मैं नहीं जोड़ूंगा क्योंकि वो मेरी जेब में नहीं है, ऐसा थोड़े। वो है लेकिन मेरे पास नहीं है, लेकिन वो है तो मेरे ही, बिल्कुल है कि नहीं है। तो ये कहने का मतलब क्या है, वो भी क्या है, एसेट है, मेरा एसेट है कि नहीं है। तो अगर आपका कोई एसेट है तो फिर वो आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे मेरे पास एक मकान है, 1 लाख रुपए है, ठीक है,
1 लाख रुपए है और एक मकान है, ये दोनों चीजें मेरी एसेट है कि नहीं है? दोनों को मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, मैं चाहे आपको दे दूं, मैं चाहे किसी को भी दे दूं, है कि नहीं? तो अगर कोई आपकी चीज एसेट है, ये तो हम लोग जान गए, एक्शनेबल क्लेम भी एसेट है कि नहीं? अब इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे सेल कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, ऐसे ही एक्शनेबल क्लेम को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी इसने ट्रांसफर किया कि नहीं? इसका क्लेम 1,000 रुपए बी के पास था, इसने सी को ट्रांसफर कर दिया, तुम ले लेना, है कि नहीं? अब क्या है, चलिए इसी पे आते हैं। सेक्शन 30 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम कैसे होगा? पहली बात, राइटिंग में होगा और साइन बाय द ट्रांसफरर होगा। राइटिंग में करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे मुंह से बोलने नहीं होगा। इन राइटिंग और साइन बाय द ट्रांसफरर, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, अटेस्टेशन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ राइटिंग में होना चाहिए। और ट्रांसफरर, यहाँ पर ट्रांसफर कौन हो गया? ए, इसके साइन होने चाहिए। फॉर कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एक्शनेबल क्लेम में कंसिडरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। भैया चाहे कंसिडरेशन हो चाहे ना हो, फॉर कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन दोनों ही अलाउड होगा। सेल में क्या होता है? कंसिडरेशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। गिफ्ट में कंसिडरेशन होता है? नहीं होता है कि नहीं? एक्शनेबल क्लेम में दोनों ही चीजें होती है, कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं अपने दोस्त को 1,000 रुपए दे रहा हूं, मतलब ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर कर रहा हूं, मैंने अभिषेक से कहा यार तुम अपने से ले लो, तो इसमें कंसिडरेशन भी हो सकता है कि मुझे उसी के रुपए देने हो, या विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है कि वो मुझसे ऐसे ही मांग रहा हो इसलिए मैंने उससे कह दिया, ठीक है, मेरे पास नहीं लेकिन किसी और से ले लो जाके। तो दोनों चीजें हो गई कि नहीं? कंसिडरेशन से भी हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन से भी हो सकता है। चलिए, अफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। अब कहा कौन सी डेट से अफेक्टिव माना जाएगा? जिस डेट से डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड, ठीक। फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, जिस दिन से ट्रांसफर किया है उसी दिन से सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज जो ए की थी, राइट्स एंड लायबिलिटीज जो है, जो ए के पास थी, ट्रांसफरर के पास थी, वो ट्रांसफरी सी के पास आ जाएंगी, है कि नहीं? सारे राइट्स एंड लायबिलिटीज। अब ए अगर केस कर सकता था बी के ऊपर, तो अब सी भी कर सकता है, ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी है तो वो भी आ जाएगी। लायबिलिटी में भी अगला सेक्शन आएगा तब हम आपको समझाएंगे, ठीक है। और नोटिस टू डेप्टर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम नीड नॉट बी गिवन टू मेक ए ट्रांसफर वैलिड। इसको समझना पड़ेगा। क्या है भाई? ये कह रहा है, क्या ये ट्रांसफर करने एक्शनेबल क्लेम ए चीज को ट्रांसफर करने से पहले क्या बी को नोटिस देना जरूरी है? क्या जो डेप्टर है उसको नोटिस देना जरूरी है कि नहीं है? तो जनरल रूल ये है कि जरूरी नहीं है। क्या है जनरल रूल? कि बी को जिससे पैसे, अरे भाई बी को तो पैसे देने हैं, चाहे वो ए को दे चाहे सी को दे, उसे क्या मतलब है कि नहीं? अब इसको नोटिस अगर नहीं दिया, जनरल रूल ये है नोटिस ना देने से कोई ये ट्रांसफर वॉइड नहीं हो जाएगा, ट्रांसफर वैलिड ही रहेगा, चाहे बी को जानकारी हो चाहे ना हो। लेकिन अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा? तो भाई एक चीज होगी, अगर बी की जानकारी में नहीं है, ठीक है, अगर बी की जानकारी में नहीं है और इसने 1,000 रुपए इसे लौटा दिए ए को, ठीक है, बी की जानकारी में नहीं था कि इन्होंने ए ने सी को ट्रांसफर कर दिया अपना सारा क्लेम, ठीक। अब बी को जानकारी नहीं था तो उसने 1,000 रुपए ए को दे दिए। तो इस कंडीशन में सी जो है इसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता बी के ऊपर कि हमें पैसे दो क्योंकि सारा राइट मेरे पास आ गया था ना। अरे तुमने नोटिस क्यों नहीं दिया उसे? तो नोटिस देना कंपलसरी नहीं है, लेकिन सी को अगर अपना फायदा करना है, ठीक है, तो नोटिस दे। समझ में आ गई इतनी बात? नोटिस देने ना देने से ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा, ठीक है, ट्रांसफर वैलिड ही रहेगा। समझ में आएगी नहीं बात? लेकिन अगर ये नोटिस नहीं देता है तो क्या होगा? तो अगर ये बी पैसा ए को लौटा देता है तो सी केस फाइल नहीं कर पाएगा फिर, ठीक है, फिर सी ए से ले जाके। लेकिन अगर इसने नोटिस दे दिया बी को, फिर अगर बी इसको ए को पैसा दे देता है तो सी के पास राइट होगा कि इसके ऊपर केस फाइल कर सके। इतनी बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया आपका सेक्शन 130। ये 130 रीड मान लीजिए, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि भैया एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर जो है साइन हो, राइटिंग में होना चाहिए, साइन होने चाहिए, विद कंसिडरेशन हो सकता है, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, ठीक है, और नोटिस कोई कंपलसरी नहीं है। अब इसका एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? ये एमपी में और छत्तीसगढ़ में खूब पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि सेक्शन 30 किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होता।
सेक्शन 30 किस किस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो लास्ट में एक्सेप्शन दिया हुआ है, रीड मारिए, नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू द ट्रांसफर ऑफ मैरीन और फायर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, मैरीन और फायर पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस, इन दोनों पे ये अप्लाई नहीं होता। और फॉर द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो ऐसे 3 चीजें हो गई, मैरीन, फायर ऑफ इंश्योरेंस और सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, इस पे लाइन कर लीजिएगा, ये एमपी और छत्तीसगढ़ में खूब पूछा जाता है। ठीक, चलिए इलस्ट्रेशन 2 हैं, दोनों ही मैंने इलस्ट्रेशन ये ऐसे बिल्कुल सेम है, समझ में आ जाएगा आपको, रीड मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 131 बताता है नोटिस टू बी इन राइटिंग एंड साइन। 131 ये बताता है कि अगर आपने नोटिस देना है, ठीक है, अब यहाँ पर कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर सी को अपने अगर नुकसान नहीं करना है, ठीक है, इन सब झमेलों से बचना है, तो सी नोटिस दे दे। सी नहीं, सी नोटिस देने के लिए कहेगा, लेकिन नोटिस देगा कौन? ए ही देगा। नोटिस अगर भेज रहे हो बी को, तो उसमें ए के साइन होंगे। ठीक है, हाँ, अगर ए या इसका एजेंट साइन करने से मना कर देता है, वो कहता नहीं यार छोड़ो यार, नोटिस की क्या जरूरत है यार, ए को लगता है शायद यार बी मुझे ही पैसे दे जाए, ठीक है, तो इसलिए वो कहता है नोटिस की कोई जरूरत नहीं है, मत साइन करो यार, मत भेजो। तो इस केस में सी क्या करेगा? अरे भाई सी खुद साइन करके भेज दे कि भैया पैसे मत दे देना ए को, अब उसे राइट हमें ट्रांसफर कर दिए हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये साइन ना करे, क्यों भाई? अगर साइन नोटिस ना भेजने से किसका फायदा हो सकता है? ए का फायदा हो सकता है, तो शायद इस लालच में वो साइन ना करे नोटिस में कि यार मैं नहीं साइन कर रहा। ठीक है, तो इसलिए अगर ए साइन ना करे या इसका एजेंट साइन ना करे, तो सी साइन करके नोटिस भेज दे। ठीक है, पढ़ लेना, 131 यही दिया हुआ है। अब वारंटी ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ डेप्टर 133 क्या कहता है कि देखो जो ए जो है जब अपना ये क्लेम सी को ट्रांसफर करे ना, तो एक टाइप की एक वारंटी भी देगा कि तुम जिससे पैसे लेने की बोल रहे हो वो कहीं सॉल्वेंट तो नहीं हो गया है, बैंक करप्ट तो नहीं हो गया है कि तुम इसलिए मुझे ट्रांसफर कर रहे हो कि उसके पास तो कुछ रहा ही नहीं। हो सकता है ना, तुमने कहा यार सी से ले लेना, तुम बी से ले लेना, तुम्हें पता है बी के पास कुछ रहा ही नहीं है, वो देगा कहां से? ठीक है, तो आपको एक वारंटी देनी पड़ेगी कि जिस समय आप ये ट्रांसफर कर रहे हैं अपना एक्शनेबल क्लेम, उस समय जिससे आप लेने की बोल रहे हैं वो कहीं सॉल्वेंट तो नहीं हो चुका है कि नहीं। तो एक लिमिटेड होगी, ये लिमिटेड वारंटी होगी, लेकिन एक वारंटी होगी। ठीक है, ऐसे नहीं फालतू हमें टोपी पहनाने के लिए बोले दे रहे कि जाओ भाई उससे ले लेना, तुम्हें पता है उसके पास है ही नहीं, वो देगा कहां से, है कि नहीं। चलिए मॉर्गेज डेप्थ, ये कभी कभार सेक्शन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि मॉर्गेज डेप्थ कहाँ दिया हुआ है। आदमी ढूंढता रहता है कि यार मॉर्गेज में ही कहीं दिया होगा, 58 से लेके 100 के बीच में कहीं दिया होगा ना भैया, 134 है। ठीक है, 134 मॉर्गेज डेप्थ ये कहता है, पहली बात तो मॉर्गेज डेप्थ एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। ठीक, क्या नहीं होता? एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। मॉर्गेज डेप्थ ने दिया कि मॉर्गेज डेप्थ आए तो उसको कैसे बांटा जाएगा। ठीक है, इसमें ये 3 बातें दी हैं, इसमें 3 स्केल दिया हुआ, पहले इसको दिया जाएगा फिर इसको फिर इसको। ठीक है, तो क्या है भाई, यहाँ से पढ़िए। फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच रिकवरी, फर्स्ट इन पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच रिकवरी, सेकेंडली इन और टूवर्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द टाइम बीन सिक्योर्ड बाय द ट्रांसफर, और बचा हुआ जितना भी है ट्रांसफरर को। ठीक है, जितना इन दोनों का पेमेंट करने के बाद जितना बचा सब ट्रांसफरर का हो गया। ठीक है, अब 135 इंपॉर्टेंट नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं लेना देना उससे। ठीक है, 136 इनकैपेसिटी ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि भैया हु कैन नॉट बिकम ट्रांसफरी, हु कैन नॉट बी ए ट्रांसफरी। ठीक है, कौन ट्रांसफरी, कौन सी नहीं बन सकता। ठीक है, अब कोई भी ऐसा जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है, चाहे वो जज हो, चाहे लीगल प्रैक्टिशनर हो, चाहे कोई भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो, ठीक है, वो ट्रांसफर ही नहीं बन सकता कि वो कह दे ऐसा है ऐसे कि तुम मुझे ये ट्रांसफर कर दो क्लेम, मैं सब वसूल कर लूंगा। ठीक है, बी से ऐसा नहीं, आप इसमें किसी भी टाइप में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते। अरे भाई बायसनेस आ जाएगी, भाई बायसनेस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इसीलिए आप ट्रांसफर ही नहीं बन सकते। क्या बोलता है भाई,
136 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो जज, लीगल प्रैक्टिशनर और ऑफिसर्स कनेक्टेड विद एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बाई और ट्रैफिक इन और स्टिपुलेटेड फॉर और एग्री टू रिसीव एनी शेयर ऑफ और इंटरेस्टेड इन एनी एक्शनेबल क्लेम एंड नो कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल इन्फोर्स एट द इंस्टांस और एट द इंस्टांस ऑफ एनी पर्सन क्लेमिंग बाई और थ्रू हिम एनी एक्शनेबल क्लेम्स और डील्ड विथ हिम एज ए अफोसिएट। ठीक, चलिए 137 ये बताता है कि ये जो पूरा चैप्टर एक्शनेबल क्लेम वाला है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अप्लाई नहीं होगा। 137 सिर्फ इतना बताता है कि चैप्टर 8 एक्शनेबल क्लेम अप्लाई नहीं होगा। एक्शनेबल क्लेम अपने आप में क्या हो गया भाई साहब? एक्शनेबल क्लेम अपने आप में एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, है कि नहीं? ये एक्शनेबल क्लेम चैप्टर 8 मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कौन कौन से चैप्टर कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग से ना देखा हो तो जरूर देखें स्टार्टिंग से। ठीक है, कमेंट करते रहा करें, ऐसे ही प्यार देते रहें। और भाई अगर आपको लगता है कि इससे टीपीए से पूरे से आपको कोई फायदा हुआ है तो प्लीज इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों से। ठीक है, दिल बड़ा करके शेयर करो यार, मैंने पढ़ लिया है तुम भी पढ़ो, है कि नहीं? ठीक है दोस्त, चलिए एक चीज और लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन कौन चीजें एक्शनेबल क्लेम है, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, क्या आता है कि बताइए इसमें से एक्शनेबल क्लेम कौन सा है। 4 ऑप्शन दे दिए, पहचानना होगा आपको। बताइए इसमें से एक्शनेबल क्लेम कौन सा नहीं है, एक कोई नहीं होगा, आपको पहचानना होगा। तो एक चार्ट टाइप का बना लीजिए, लिखिए कौन कौन चीजें एक्शनेबल क्लेम होती हैं, नोट करिए। सबसे पहले तो अनसिक्योर डेप्थ, दूसरा क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट। ये सब चीजें मैं वो बता रहा हूँ जो एक्शनेबल क्लेम है। कौन कौन से हैं? पहला एक्शनेबल क्लेम वो अनसिक्योर डेप्थ, दूसरा क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, तीसरा ए शेयर इन पार्टनरशिप, चौथा राइट टू प्रोसीड ऑफ बिजनेस, पांचवा प्रोविडेंट फंड, छठा एक क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी। अभी ये छत्तीसगढ़ में आया था, ठीक है, छत्तीसगढ़ के एग्जाम मैंने देखा था, उसमें आया था ये। एक क्लेम फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी और मुस्लिम वुमेन्स क्लेम फॉर अनपेड डॉवर। ये सारी चीजें जो हैं वो एक्शनेबल क्लेम हैं। ठीक है, अब क्या क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं है? नॉट एक्शनेबल क्लेम में कौन कौन सी चीजें आती हैं? मॉर्टगेज डेप्थ, डिक्री। ठीक है, डिक्री अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट की है तो हो सकती है, जनरल रूल ये है डिक्री एक्शनेबल क्लेम नहीं है। मैसने प्रॉफिट नहीं है। राइट टू गेट डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक चीज और होती है, अब इससे मुझे ध्यान आया कि क्या होता है भाई, अगर एक्शनेबल क्लेम है तो उसमें एक चीज और कि अमाउंट स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक कैसे कि भैया 1000 रुपए मुझे लेने हैं तो 1000 रुपए मुझे मालूम होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि अनस्पेसिफिक हो। जैसे कि ए राइट टू गेट डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ए राइट टू गेट डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्शनेबल क्लेम नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पता नहीं है मुझे कितना अमाउंट मिले, अनलिक्विडेटेड होता है ना, कोर्ट कितना देगी, तो इसलिए ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, चलिए ए राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विथ ए लायबिलिटी। ठीक है, ए राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विथ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी आ जाती है, देखिए और क्या क्या चीजें नहीं होती। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, सॉरी ब्रीच ऑफ टॉर्ट है, ब्रीच ऑफ टॉर्ट में ये जो मान ले ए ने बी के साथ ब्रीच ऑफ टॉर्ट किया तो बी के पास हो गया ये राइट कि इसके ऊपर केस फाइल कर सके, तो क्या ये ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अनस्पेसिफिक होता है कितना अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ठीक, और ये राइट टू सू है जो कि ट्रांसफर वैसे भी नहीं हो सकता है, सेक्शन 6 बोलता है। ठीक, इसलिए चलिए, और कॉपीराइट ऑफ ए बुक, ये सब चीजें क्या होती हैं? एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे बताइएगा क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसके लिए आपको कराने पड़ेंगे? ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मैं सोच रहा था वैसे कि 50-50 क्वेश्चन का दो वीडियो रिकॉर्ड कर लूं। 50 ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, 50 ऐसे जो बहुत कम आते हैं लेकिन टफ है। ठीक है, टफ है मतलब कम ही आते हैं, मतलब मान लो 10 क्वेश्चन कहीं आते हैं तो उसमें 8 तो ऐसे आ जाएंगे जो रैंडम इधर उधर पूछे ही जाते हैं, 2 थोड़े टफ आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं ऐसे 50-50 दो सेट तैयार कर दूं। ठीक है, और उनके वीडियो बना के अपलोड कर दूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा करना जरूरी है कि नहीं है। ठीक है, जैसा आप लोग कहेंगे उसी हिसाब से आगे काम किया जाएगा। ठीक है।
थैंक यू।